हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज बात करेंगे ऐसे गिरोह की जो लोगों को मनपसंद कॉलेज में दाखिला दिलवाने के नाम पर ठगता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ये गिरोह एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के दाखिले के नाम पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा है। जयपुर में पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस नटवर लाल के कारनामे ऐसे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कौन है ये मिनिस्टर नटवर लाल, कैसे बनाता है लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार, ये रिपोर्ट देखते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है और उसका सिलेक्शन नीट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो गया है, भले ही अच्छी रैंक ना मिली हो, लेकिन आप अपनी पसंद के मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी चाहते हैं, और ऐसे में अगर कोई अनजान शख्स आपको मनपसंद कॉलेज में दाखिला दिलवाने का दावा करता है तो सावधान रहिएगा, आप बड़ी धोखेधड़ी के शिकार हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रदेश में इन दिनों एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग में दाखिले के नाम पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा है। जयपुर में श्यामनगर थाना पुलिस ने ऐसे ही गिरोह के एक मिस्टर नटवर लाल को दबोचा है। इस मिस्टर नटवर लाल के कारनामे जानकर पुलिस भी हैरान है। पुलिस के चंगुल में फंसा मिस्टर नटवर लाल। मिस्टर नटवर लाल लोगों को बनाता है ठगी का शिकार, कभी सरकारी अधिकारी बनकर तो कभी रिश्तेदार बनकर। सीबीआई का लेटर दिखाकर धमकाता है मिस्टर नटवर, अलग अलग नाम बदलकर करता है जालसाजी। तस्वीरों में नजर आ रहे इस शख्स को जरा गौर से देखिए। दिखने में भले ही ये चेहरा मासूम नजर आ रहा हो, लेकिन इस शख्स के इरादे बेहद ही खौफनाक और शातिराना है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे आरोपी का नाम विनीत जोशी उर्फ विवेक जोशी है। नाम भले ही इसका कोई भी हो, लेकिन ये शख्स कभी विनीत जोशी बनकर तो कभी विवेक जोशी बनकर बड़े अधिकारियों से अपने अच्छे ताल्लुकात बताकर लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बना रहा था। अपना शिकार करने के लिए ये मिस्टर नटवर लाल उन लोगों को चुनता जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। बस फिर क्या, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग के लिए अच्छे नामी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर इसने लोगों के साथ ठगी करना शुरू कर दिया। जयपुर के श्यामनगर के रहने वाले एक शख्स महेश कुमार अग्रवाल को आरोपी ने अपना शिकार बनाया था। पीड़ित की बेटी को एमबीबीएस करने के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का झांसा देकर आरोपी ने 5 लाख रुपए की ठगी की। विनीत जोशी और विवेक जोशी करके व्यक्ति है, जो एक ही व्यक्ति जिसके 2 अलग अलग आधार कार्ड और पैन कार्ड बना करके इसने रख रखे हैं, जो इससे बरामद हुए हैं। 2023 जून में एक एफआईआर महेश अग्रवाल जी ने दर्ज कराई थी कि मेरी बेटी ने नीट दिया था। उसमें एक कॉल मेरे पास व्हाट्सएप से आया, जो कि विनीत जोशी के नाम से अपने आप को बता करके बताया कि मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ और आपकी बच्ची का एडमिशन एनआरआई कोटे से मैं करा दूंगा, आप 50,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने 50,000 रुपये एनईएफटी कर दिए ऑनलाइन अपने अकाउंट से। उसके बाद करीब 15 दिन निकलने के बाद उसने दोबारा कॉन्टैक्ट किया और बताया कि आपका कंफर्म हो गया है, आप चाहें तो एक वेबसाइट है, उस पर देख सकते हैं आपकी बच्ची का स्कोर और सारी चीज़ें। जैसे ही उन्होंने वो जो वेबसाइट थी वो चेक की, तो उस पर बच्ची का स्कोर 600 और पूरा सारा सिलेक्शन प्रोसेस उस पर ऑनलाइन था। तो वो झांसे में आ गए और उन्होंने 5 लाख रुपये इसको और कहने पर ट्रांसफ़र कर दिए। खास बात यह है कि महेश कुमार अग्रवाल की बेटी का सिलेक्शन नीट की परीक्षा में हुआ था। बेटी की नीट में रैंक भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आई, लेकिन आरोपी विनीत जोशी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए महेश अग्रवाल से संपर्क किया। महेश अग्रवाल की बेटी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने का झांसा दिया। ठगी करने के लिए आरोपी ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट भी बनाई। वेबसाइट पर फर्जीवाड़ा कर महेश अग्रवाल की बेटी का नाम भी अंकित कर दिया। पीड़ित महेश अग्रवाल विनीत जोशी के जाल में फंस गए। ऑनलाइन साइट पर बेटी का नाम देखकर पीड़ित ने विनीत जोशी के बताए अनुसार अलग अलग अकाउंट में करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करा दी। जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन या एडमिशन का लेटर नहीं मिला तो मिस्टर नटवर लाल की पूरी पोल खुल गई, लेकिन ठगी की रकम समेट कर आरोपी फरार हो गया। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस पूरा हुआ और नंबर नहीं आया, तो महेश अग्रवाल जी एसएमएस हॉस्पिटल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जो एडमिशन कमेटी थी, जो भी संबंधित व्यक्ति थे, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा नहीं, हम इस तरह का कोई बात नहीं करते, हम किसी से कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। हमारा जो भी पैसा होता है वो जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो बैंक की जो शाखा है उसमें जमा करवाते हैं, जरिए जो भी चेक या ड्राफ्ट से। तो इनको पता चला कि उक्त व्यक्ति द्वारा इनके साथ ऐसा फ्रॉड किया है, क्योंकि परिवादी भी बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा सजग व्यक्ति था। उसने लगातार इनका पीछा किया, पुलिस को सहयोग भी किया है हमारे को, और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके दी। तो पता चला कि इसने रोहतक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और
राजस्थान में 2-3 जगह ठगी कर रखी है इसी तरह से। और बहुत शातिर व्यक्ति है, पैसा जैसे ही इसके खाते में जाता है उस पैसे को फटाफट दूसरे खातों में ट्रांसफर करता है। उन खातों की जो केवाईसी है वो डाउटफुल है, क्योंकि जितने खातों की केवाईसी प्राप्त की गई उनका अस्तित्व एज ए व्यक्ति जो है कहीं मिला नहीं है अभी तक। इससे जो बरामदगी हुई है वो लैपटॉप, मोबाइल, अलवर के शिवाजी पार्क थाने में जो मुकदमा दर्ज है उसमें वहाँ 85 लाख की इसने ठगी की थी, वहाँ बरामदगी हुई है इससे, और उस बरामदगी को ही हमने हमारे मुकदमे का आधार बनाते हुए ही इसको अरेस्ट किया है और अभी अनुसंधान। यही नहीं, अगर आरोपी के फर्जीवाड़े का पता किसी को चल भी जाता तो कोई भी शख्स अपनी रकम वापस मांगता, जिसके बाद आरोपी विनीत जोशी उसे सीबीआई का एक फर्जी लेटर भेज देता था ताकि कोई भी उसकी शिकायत या मुकदमा पुलिस में ना कर सके। आरोपी विनीत जोशी ने महेश अग्रवाल को भी सीबीआई का एक लेटर भेजकर धमकाया था। साल 2023 में दर्ज हुए ठगी के मामले में पुलिस को आरोपी की लंबे समय से तलाश थी। श्यामनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अलवर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ठगी की इस राशि को मल्टीपल डमी अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था। तकनीकी रूप से आरोपी इतना एक्सपर्ट है कि कंप्यूटर से लेकर ऑनलाइन साइट्स बनाने, नाम बदलने, डॉक्यूमेंट बदलने और अकाउंट से जुड़े सभी काम बड़ी आसानी से करता है। आरोपी ने पूरे देश में सैकड़ों लोगों से ठगी की है और जो भी इससे पैसे मांगने की कोशिश करता तो उसको सीबीआई का डर दिखाता था। बाकायदा पुलिस ने सीबीआई के कुछ लेटर भी फर्जी इससे बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी से 100 बैंक अकाउंट मिले हैं। खुद पुलिस भी हैरान है कि इससे 100 बैंक अकाउंट कैसे मिले। हालांकि कुछ अकाउंट इसके डमी अकाउंट है, लेकिन ये जो ठगी का पैसा है वो उन्हीं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता और फिर वहाँ से निकाल कर अय्याशी करता था। बड़ी बात ये भी है कि जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो साधारण चप्पल पहना हुआ था, साधारण कपड़े पहने थे और इसका परिवार भी किराए के मकान से रहता है। तो पुलिस ये भी अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये लेविश लाइफ नहीं जीता, पैसे आखिर गए तो गए कहाँ। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत कई सामान जब्त किए हैं। आरोपी 100 से ज्यादा अकाउंट में अब तक ठगी की राशि को ट्रांसफर करवा चुका है। करोड़ों रुपए की ठगी के बावजूद आरोपी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। परिवार किराए के मकान में रहता है। पुलिस खुद इसके रहन सहन को लेकर हैरान है। ठगी का पैसा कहां गया और इसके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, फिलहाल पुलिस इस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया के दौर में ऐसे मिस्टर नटवरलाल और जालसाजी करने वाले ठगों से आपको भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। हथकड़ी में जुर्म की एक और कहानी आपको बताते हैं, जहां नशा तस्करों के खिलाफ इन दिनों एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर एएनटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में अलग अलग जगह पर 3 नशा तस्करों पर अपना शिकंजा कसा है। लंबे समय से तस्कर प्रदेश में पुलिस को गच्छा दे रहे थे और बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में मॉडर्न ड्रग्स समेत स्मैक बरामद की है। एएनटीएफ की टीम ने जब आरोपियों को दबोचा तो बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। एक ही दिन में टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर लंबे समय से प्रदेश में तस्करी कर रहे थे। नशा तस्करों पर एएनटीएफ की कार्रवाई। शिकंजे में फंसे 3 इनामी बड़े नामी तस्कर। दूसरे राज्यों तक फैला हुआ था तस्करों का नेटवर्क। तस्करों को दबोचने के लिए एएनटीएफ का ऑपरेशन 7 हेवंस और ऑपरेशन मदमगरा। 50,000 के इनामी 3 तस्कर सांचौर, सूरत और जोधपुर से गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश बिश्नोई, रामस्वरूप बिश्नोई और महेश गिरी शामिल हैं। ये तीनों तस्कर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हेरोइन, एमडी ड्रग्स और स्मैक का काला कारोबार कर रहे थे। आरोपियों से 1 किलो 77 ग्राम एमडी ड्रग्स और 763 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार आरोपी सुरेश बिश्नोई 10वीं पास होने के बावजूद मादक पदार्थों के धंधे में धड़ल्ले से अपने पैर जमा रहा था। पहले ये बेशकीमती हीरो को तराशता था। अमीर बनने और अय्याशी करने के लालच में तस्कर बनकर नाइजीरिया तक अपने संपर्क बना लिए। हवाला के जरिए रकम ले देकर ऑनलाइन डिमांड पर नाइजीरिया से स्मैक और एमडी हेरोइन मंगवाना शुरू कर दिया।
बस यहीं से सुरेश बिश्नोई ने अपने काले धंधे को बढ़ाना शुरू किया। एएनटीएफ ने तस्कर सुरेश बिश्नोई को दबोचने के लिए तकनीक और परिवार से मिले इनपुट पर अपने ऑपरेशन को सफल बनाया। 3 बड़ी कार्रवाइयों के साथ हैट्रिक जमाते हुए एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ युद्ध में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। 3 बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसमें पहली कार्रवाई में सांचौर इलाके से करीब 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ, जिसमें 1 किलो से ज्यादा एमडी और करीब 800 ग्राम स्मैक या हेरोइन है, वो पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई हुई ऑपरेशन मदमगरा, जिसके तहत 25,000 रुपए का इनामी महेश गिरी पुत्र मांगीलाल जोधपुर इलाके से पकड़ा गया। और तीसरी कार्रवाई राजस्थान राज्य से बाहर गुजरात के सूरत इलाके में हुई, जहां ऑपरेशन 7th हेवन के तहत आरोपी रामस्वरूप पिता देरमाराम गिरफ्तार हुआ। इस व्यक्ति पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस प्रकार करीब 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की बरामदगी, आरोपी की गिरफ्तारी और ऑपरेशन 7th हेवन और ऑपरेशन मदमगरा के तहत गुजरात और जोधपुर 2 जगहों से 50,000 रुपए के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार दूसरा तस्कर रामस्वरूप बिश्नोई पहले डीजे साउंड चलाने का काम करता था। बाद में एमडी ड्रग्स के धंधे में लिप्त हो गया। रामस्वरूप बिश्नोई ने गुजरात पहुंचकर मादक पदार्थ की तस्करी करने के गुर सीखे। पुलिस को रामस्वरूप बिश्नोई की लंबे समय से तलाश थी। ऑपरेशन 7 हेवंस चलाकर बाड़मेर से मिले इनपुट पर एएनटीएफ ने सूरत पहुंचकर इनामी बदमाश रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया। रामस्वरूप, जिसने कोविड के टाइम में जब सारी दुनिया जान बचाने की जुगत में लगी थी, तब यह एमडी की सप्लाई करके करोड़ों कमाने की जुगत में लगा हुआ था। और 2024 में जब यह पुलिस की निगाह में आया, उसके बाद इसने अपनी पहचान छुपाकर, अपने को नेपाली बताकर सूरत में व्यापार शुरू किया और पुलिस के फंदे से बचने का प्रयास किया, पर एएनटीएफ की सतर्क निगाहों से नहीं बच पाया। तीसरी कार्रवाई जो मदमगरा के तहत हुई, जिसके तहत पकड़ा गया महेश गिरी, जिसके लिए दुनिया ही सिर्फ पैसा थी। हर प्रकार के हथकंडे खेलकर, हर प्रकार के काले कारनामे कर सिर्फ पैसा, चाहे शराब की तस्करी हो, हिंसा करना हो, लूट करनी हो, मादक पदार्थों की तस्करी करनी हो, येन केन प्रकारेण समृद्ध होना और समाज में पैसे कमाना, यही कोशिश करता रहा महेश गिरी। और लंबे समय से, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांछित होकर लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। कंटेनर लेकर जोधपुर आते हुए सतर्क एएनटीएफ की टीम ने इसको जोधपुर के पास से गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन 7 हेवंस के तहत रामस्वरूप को पकड़ा गया और ऑपरेशन मदमगरा के तहत महेश गिरी को दबोचा गया। एएनटीएफ की टीम अब तस्करों से पूछताछ कर रही है। ये वो युवा तस्कर हैं जिन्होंने राजस्थान के शहरों से लेकर गुजरात तक अपने काले धंधों और काले कारनामों से पुलिस की नाक पे दम कर रखा था। तीनों आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। महेश पढ़ा लिखा नहीं है और बेहद शातिर है, और वो चाहता था कि वो इस स्मैक कारोबार में बहुत बड़ा जो आदमी है वो बने, और उसके तार, महेश के तार जो है वो राजस्थान, गुजरात, गुरुग्राम, यूपी और दिल्ली जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इन तीनों तस्करे के तार भी इन सभी राज्यों से जुड़े हुए हैं। इन राज्यों के अलावा और भी राज्यों में ये नशा सप्लाई करने का काम करते थे। बहरहाल एएनटीएफ टीम सभी से पूछताछ कर रही है और माना जा सकता है कि पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। जो महेश है, वो महेश ट्रक ड्राइविंग का काम करता है, और उसने अपनी ट्रक की डिटेल अपनी गर्लफ्रेंड को, महिला मित्र को दे रखी थी। लेकिन जैसे ये बात एएनटीएफ टीम को पता चली तो एएनटीएफ टीम ने डिटेल जुटाई और महेश को भी गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी। राजस्थान के सांचौर से एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। एटीएस ने स्थानीय मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी के लिए भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। ओसामा युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से उसका नेटवर्क कितना गहरा था, अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
सांचौर का ये मौलवी कैमरे पर बिल्कुल शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर गहरी साजिश चल रही थी। मौलवी के अंदर चल रहे टेरर प्लान को सुरक्षा एजेंसियों ने डिकोड किया है। मौलवी ओसामा गहरी आतंकी साजिश रच रहा था। सूत्रों के मुताबिक मौलवी पिछले कई महीनों से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। सबसे खतरनाक संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के संपर्क में था। किसी को अंदाजा नहीं था कि दीन धर्म की बातें करने वाला ये शख्स छुपकर आतंकी संगठनों से जुड़ा नेटवर्क चला रहा है। सांचौर से पकड़े गए मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के संपर्क में था ओसामा। आतंकी सैफुल्लाह के संपर्क में था मौलवी ओसामा। अफगानिस्तान में होनी थी मौलवी ओसामा की ट्रेनिंग। पकड़े जाने से पहले सारा डेटा डिलीट कर चुका था। एफएसएल की टीम ने मोबाइल के डिलीट डेटा को रिकवर किया। मोबाइल में कट्टरपंथ से जुड़ी 3 लाख से ज्यादा इमेज मिली है। मोबाइल से करीब 3 लाख से ज्यादा फोटो रिकवर हुए हैं। मोबाइल में धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने वाली तस्वीरें मिली। आतंकी सैफुल्लाह से बेहद प्रभावित था ओसामा उमर। सैफुल्लाह के कुछ रिश्तेदारों से ओसामा टच में था। टीटीपी के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था मौलवी। कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया। अफगानिस्तान जाने से पहले ही पकड़ा गया। राजस्थान के सांचौर में हुई थी ओसामा उमर की गिरफ्तारी। 14 नवंबर को एटीएस ने ओसामा उमर को गिरफ्तार किया था। हमारी टीम ने मस्जिद और उसके आसपास के कुछ लोगों से बातचीत की, जहां मौलाना ओसामा नमाज पढ़ने जाया करता था। इसके साथ ही जहां से वो आतंक की फैक्ट्री चला रहा था। और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ का उनका व्यवहार था। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीर है। ओसामा यहाँ रहते थे, पिछले 8 महीने से यहाँ रह करके नमाज का काम कर रहे थे। बस नमाज का ही काम कर रहा था। क्या कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार तो अंदर ही रहता था, कुछ ऐसा तो देखा नहीं मैंने। नमाज पढ़ाता था सिर्फ। कभी आपकी बातचीत हुई उनसे? 1-2 बार फ़ोन किया था टिफिन के वास्ते। अच्छा। वो 7 दिन में एक बार टिफिन का नंबर आता है ना, तो टिफिन देने के लिए हम मेरे को फ़ोन करता था कभी कभार। ओसामा को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? अपना जानते कभी जानते थे आप? नहीं। ओसामा को कभी देखा आपने? नहीं देखा। क्या आप बस नमाज पढ़ा थे बस। कैसा व्यवहार था उनका? वो भाई व्यवहार देखता नहीं, हम तो नमाज के टाइम में आते हैं, नमाज पढ़े चले जाते हैं। हमारा फिर भी कभी बातचीत हुई उनकी? कोई लेना देना नहीं। तो बताया जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन से जुड़ा वो मालूम ही नहीं था कब के थे। टीटीपी संगठन से जुड़ा कोई मेरे को मालूम नहीं। हम तो जो नमाज के टाइम बताया जा रहा है कि एटीएस की जो पूछताछ हुई है और उसका जो मोबाइल रिकवर हुआ है उसमें करीब 3 लाख से अधिक कट्टरपंथ से जुड़े हुए फोटोज थे। मालूम नहीं, वो हो गया तो हो गया, हमको तो कोई मालूम नहीं। हम तो नमाज के टाइम में नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज के टाइम चले जाते हैं। एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया है कि मौलवी अंदर ही अंदर एक खतरनाक एजेंडा चला रहा था। वो टीटीपी के लिए भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। एटीएस ने ओसामा को 4 नवंबर को डिटेन किया और 2 दिन बाद 6 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ओसामा 8 नवंबर को दुबई भागने वाला था, जहां से उसे अफगानिस्तान के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने जाना था। एफएसएल ने मोबाइल से पूरा 4 साल का रिकॉर्ड रिकवर कर लिया। मोबाइल की डेटा रिकवरी में 3 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी फोटो मिले हैं। उर्दू, अरबी और फारसी में लिखे संदेश भी मिले हैं। साथ ही आतंकी कंटेंट भी मिले हैं। इनकी अब भाषा विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है। ओसामा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह से बेहद प्रभावित था। जानकारी में खुलासा हुआ है कि ओसामा सैफुल्लाह के वीडियो देखा करता था। उसके रिश्तेदारों से बात करवाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया करता था। यहाँ मौलवी ओसामा को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जानते हो आप उनको? नहीं, हम नहीं जानते। कभी जानते नहीं? वो पहले आप यहाँ कितने टाइम से आते हो? यहाँ मैं तो यही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो वो 8 महीने से यहाँ रहते थे? हाँ, रहते होंगे। मैं इतना रखता नहीं मैं किसी का जवाब। कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं करता। देखा ही नहीं कि आपने कभी? देखा नहीं, नमाज पढ़ना आता बस, और कुछ नहीं। ये नहीं आता था बस। कितने मतलब जैसे आप आते थे कितनी देर आप यहाँ रुकते थे? हम तो खाली नमाज पढ़ के आप जब रहो ना, बस दूसरा कोई नहीं। टीटीपी और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का भारत में सक्रिय होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ओसामा की गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस उसके नेटवर्क के हर लिंक की जांच कर रही है। क्या कोई और मॉड्यूल राजस्थान में सक्रिय है? इस पर भी एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये गुजरात से लगता हुआ इलाका भी है। गुजरात और सांचौर का बॉर्डर का इलाका है और यहाँ से एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया। ये एक बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बॉर्डर इलाके से देखने को मिलती है और उसमें कहीं न कहीं बाड़मेर और जालोर का नाम लगातार सामने आता रहा है। और अब देखना होगी कि एटीएस है जो उसकी
पूछताछ में किस तरीके के खुलासे और हो पाते हैं, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और लगातार है जो उसके संपर्क में था, उनके वीडियोस देखता था और ट्रेनिंग के लिए वो दुबई के रास्ते अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जाने की तैयारी में था और वहाँ से वापस लौटने के बाद उसकी क्या मंशा थी, किस तरीके की वो चीज़ें करना चाहता था, वो देखना होगा कि एटीएस की जांच के अंदर क्या कुछ खुलासा है वो आगे आने वाले समय में हो पाता है। गणपत बिश्नोई, NDTV सांचौर। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।